Hello students, welcome on day 27 and the second part of chemical kinetic. Okay, chemical kinetics में हमने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था वो हमने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, सब चीजें हमने देखी थी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा चल रहा था, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं इसमें थोड़ा, देन फिर आगे टॉपिक पे आएंगे. तो देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो कंटिन्यू था उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे थे, जैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर वाले भी आ गए थे, ये भी आ गए थे. तो इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताना चाह रहा हूँ. लाइक एक मैंने लिखा था रेडियो एक्टिव डीके. रेडियो एक्टिव डीके में क्या करना होता है, लैम्डा वर्ड आया था, डीके कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की जगह क्या लिख दिया, डीके कांस्टेंट. तो 2.303 अपॉन टी सेम है, यहाँ लॉग होता था और यहाँ पर a अपॉन एटी था, यहाँ एन नॉट अपॉन एन टी कर देंगे. इनिशियल क्वांटिटी एन नॉट एंड रिमेनिंग क्वांटिटी एन टी, ए माइनस एक्स से लिखते, बस सिंबल बदले और कुछ नहीं होगा, के की जगह लैम्डा है और ये होगा. ठीक है बच्चों, तो ये चीज आ गई एक. अब आप देखिए यहाँ पर एक फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, उससे भी कर सकते थे इसको. एन टी क्या होता है, एन नॉट 1/2 रेज़ टू द पावर एन. ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, एन टी एन नॉट 1/2 रेज़ टू द पावर एन. एन इज व्हाट, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड का नंबर है. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल टाइम अपॉन टी आर, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कोई हाफ लाइफ पीरियड मान लो दिया हुआ है 30 डेज, कोई बोलेगा 90 डेज में रिएक्शन कितनी हो जाएगी, तो 30 30 30, तो 90 अपॉन 30 के बाद 3 हाफ लाइफ पीरियड आ गया, तो यहाँ पर 1/2 की पावर 3 कर दिया, तो 1/8 एन नॉट अपॉन 8 रिमेनिंग क्वांटिटी होगी. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो ये हाफ लाइफ पीरियड वाले में ऐसे आता था. रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड था, कार्बन डेटिंग मेथड जिसे बोलते हैं, जिससे ओल्ड फॉसिल की एज कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर टी हाफ लेमडा को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो एक्चुअल टी आएगा, ये लेमडा क्या होगा 0.693 अपॉन, तो इसमें भी बच्चों टी हाफ जो होता है वो सेम वही होता है 0.693 अपॉन लेमडा. तो लेमडा आप इस तरह से टी हाफ की फॉर्म में लिख सकते हैं. और टी हाफ जो होता है कार्बन 14 का 57,800 या जो भी 80 जो भी दिया जाता है, तो वो जो गिवन होगा उसको आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, और उससे अपन किसी ओल्ड फॉसिल की एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड या कार्बन रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस में इस तरह का फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक में ये फॉर्मूला लगा. ठीक है, इसी तरह और भी जो भी आएंगे वो फॉर्मूला लगाए. एक मैंने जो बताया था टी हाफ का कॉन्सेप्ट है, टी हाफ मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि हम इसको लास्ट में करेंगे, अगले वीडियो के फर्स्ट में करेंगे. तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए आपके पास ए है, आफ्टर 1 हाफ लाइफ पीरियड a/2, देन a/4, देन a/8, इस तरह से चलता है. तो यहाँ बच्चों देखो a कितना है 100, x अभी तक कितना है 0, मतलब डिसोशिएट नहीं हुआ है. एक हाफ लाइफ पीरियड के बाद a कितना हो गया 50, x भी कितना हो गया बच्चों 50. उसके बाद देखिए 1 मोर हाफ लाइफ पीरियड, तो 50 का हाफ, तो अब रिमेनिंग हो जाएगा 25, और ये x कितना हो जाएगा 75. नेक्स्ट देखिए, आफ्टर 1 मोर हाफ लाइफ पीरियड a बिकम्स 12.5, एंड x इज 87.5. ये बच्चों है. तो अब इसमें मैं जो रिलेशन आपको बता रहा था, मैंने जो बताया था T75%, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था ना T50 × 2. कैसे लिख दिया था, देखिए ये x 0 है, यहाँ 50% डिसोशिएट हुआ है, 75%, तो 75% डिसोशिएट होने में 2 टी हाफ काम में आए हैं. अगर ये लिखा रहता बच्चों ये 87 पॉइंट, तो ये कितना होता 5%, तो 3 × टी हाफ. ये डायरेक्ट इससे लिखा मैंने, 1 हाफ लाइफ पीरियड के बाद 50, दूसरे के बाद 75, थर्ड के बाद 87, तो 3 × T50. ये रिलेशन मैंने यहां से लिखे थे, तो इस शॉर्टकट में आप इनको काम में ले पाएंगे. इसी तरह बच्चों क्या होगा, T90 वाला कॉन्सेप्ट होता है. आफ्टर 1 T90, जैसे अपने यहां पर a कितना है 100 है और x अभी 0 है. आफ्टर 1 T90 a बच जाएगा कितना 10, और x कितना हो गया 90, डिसोशिएट हो गया. आफ्टर 1 मोर T90 a कितना बच जाएगा 1, 10 का 90% डिसोशिएट हो जाएगा, और ये कितना डिसोसिएशन हो गया 99. 1 मोर T90
ए हो जाएगा 0.1 और x हो गया बच्चों 99.9। इस तरह चलता रहेगा 0.01, 99.99। तो बच्चों देखिए T90 जो मैंने लिखा था वो 2 इंटू T99 जो था वो 2 T90 के इक्वल था, और एक T90 और T50 में रिलेशन डायरेक्ट याद रखना है 3.33 इंटू T50। इनको यूज करके हम कोई भी शॉर्टकट से उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और नहीं करते हैं शॉर्टकट नो प्रॉब्लम, तो आप डायरेक्ट के कैलकुलेट करिए, उस के को यूज करके आप वापस से क्या कर लीजिए टी कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में हम कुछ चीजें देखते हैं। एक देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि जब प्रेशर गिवन होते हैं, अब तक हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया जिसमें प्रेशर गिवन हो, कंसंट्रेशन की बात तो हम कर रहे थे, तो ये एक रिएक्शन गिवन होगी, प्रेशर गिवन होगा तो ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्शन गैसियस होनी चाहिए। टोटल प्रेशर एट टाइम t equals to 10 minute is 180 mm Hg and at infinite is 270 mm Hg. Find the rate constant and the initial pressure. तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब भी करने होंगे, कोई एक चीज पूछे तो ये ए की रिएक्शन हमने यहां लिख दी 2b प्लस सी ऐसे। तो बच्चों देखिए T0 पर प्रेशर एट T इक्वल टू 0, इनिशियली प्रेशर कितना होगा, तो हमने क्या ले लिया P नॉट, और इनिशियली प्रोडक्ट तो 0 होता है, हमेशा ऐसे करें। फिर उसने क्या बोला आफ्टर 10 मिनट, तो अब हम प्रेशर कितने मिनट पे ले रहे हैं 10 मिनट पे, और एक इनफाइनाइट है मतलब जब कंप्लीट हो जाए रिएक्शन ऐसे। तो ये बच्चों क्या होगा एज पर द केमिकल इक्विलिब्रियम P नॉट माइनस एक्स करते थे, यहाँ 2 है तो क्या हो जाता था 2x, और ये क्या होगा x, ये तो सिंपल है। आफ्टर कंप्लीशन मतलब यू कैन से टी इनफाइनाइट मतलब रिएक्शन जो कंप्लीट हो गई तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, तो P नॉट माइनस P नॉट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2P नॉट, और ये कितना हो गया P नॉट। अब बच्चों जो गिवन है वो ये है, यहाँ पर PT गिवन है 180 और यहाँ पर PT गिवन है 270। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से मैंने लिया और कुछ नहीं किया मैंने। तो एक तो पूछ लिया इनिशियल प्रेशर, तो देखिए लास्ट लाइन को ऐड करिए आप, P नॉट माइनस P नॉट कितना हो गया 0, तो यहाँ आ गया 2P नॉट प्लस P नॉट इक्वल टू 270, तो ये 3P नॉट हो गया, तो 3P नॉट इक्वल टू 270, तो P नॉट कितना हो गया बच्चों 90 mmH। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर आ चुका है 90 mmH। ओके 90 mmH आ गया, तो x की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, जो एक गिवन क्या डेटा है P नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180, तो यहाँ एक x से कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू व्हाट 180 माइनस P नॉट दैट इज 90, सो 90 आ गया, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू व्हाट 45 mmH। तो अपने पास देखो बच्चा x भी आ गया और P नॉट भी आ गया। अब हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का वही फॉर्मूला लगाएंगे, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला जानते ही हो आप 2.303 अपॉन टी कितना ले लें 10 मिनट लॉग P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स, बस। तो 2.303 अपॉन 10 व्हाट इज P नॉट 90 माइनस 45, तो ये कितना आ जाएगा 45, तो log 2 आ गया, तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30, सो आंसर आ जाएगा 0.693 अपॉन 10, यू कैन से 6.93 into 10 is power minus 2 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों ले रहे हैं बच्चों, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, तो ये अपने को बहुत अच्छे से पता लग जाता है। इसमें लिखा आएगा बच्चों, हाँ क्योंकि मैंने ऊपर तो लिख दिया लेकिन क्वेश्चन में भी लिखा आएगा कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऐसे कई बार क्या होगा इनिशियल प्रेशर गिवन होगा और यहां तक क्वेश्चन होगा, इनफाइनाइट वाला नहीं होगा, तो इनिशियल प्रेशर को यूज करके ये गिवन होगा तो एक्स निकल जाएगा और फॉर्मूला यही रहेगा P नॉट अपॉन लॉग P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स, इसमें रखकर अपन एक्स और P नॉट की वैल्यू ये निकाल सकते हैं। तो प्रेशर गिवन होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने भी दे रखे हैं, उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ओके 5 मिलीग्राम रेडियोएक्टिव सैंपल 90% disintegrated in 3 years, then 99% disintegration will be in। तो अभी बताया था मैंने आपको कि 90 और 99 में क्या रिलेशन है, 2 into T90 डायरेक्ट रिलेशन,
नहीं करना है तो आप फॉर्मूला लगा के करिए, अदरवाइज डायरेक्ट है बस। तो 2 into what 3, तो हाउ मेनी 6 years, डायरेक्ट आंसर है। कोई भी बोलेगा इतनी क्वांटिटी थी, इतने दिन बाद कितनी बचेगी, सब चीजें अपन कर सकते हैं, फॉर्मूला एक ही रहेगा। या फिर शॉर्टकट वाला nt = n0 1/2 raised to the power n, उससे भी कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये सब फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इस तरह से सॉल्व होंगे। ओके, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वैसे तो एनसीईआरटी ने जीरो ऑर्डर तक फर्स्ट ऑर्डर 2 ही दे रखा है, लेकिन सेकंड ऑर्डर भी हम पढ़ लेते हैं। Na2P, ऐसे अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है तो R = क्या होता है, A raised to the power 2 होता है, ठीक है। और इसका ये फॉर्मूला होता है K = XTA into A minus X। एक्चुअली ये इस तरह का ग्राफ होता है, 1 minus A, इसका प्रीवियस स्टेप ले रहा हूं मैं, डेरिवेशन अगर करें पर, तो 1/8 प्लस क्या होता है KT, ये इक्वेशन होती है। आप देखिए KT = ये इधर लाइए -1/8, तो A minus A plus X, तो ऊपर आ गया X, ये आ गया, फिर T को नीचे ले, इसी का नेक्स्ट स्टेप ये, तो ये इक्वेशन होती है, दिस इज Y, दिस इज C, दिस इज MX। तो इस तरह का ग्राफ जो बनता है, अगर कोई पूछे कौन सी रिएक्शन का ग्राफ है, तो 1/A minus X, A minus X मतलब CT, ये जो ग्राफ होगा इस तरह का ग्राफ होगा। ये इंटरसेप्ट क्या हो गया 1/A, और ये क्या हो गया बच्चे T, इस तरह का। तो ये 1/A minus X और T, इस तरह का ये ग्राफ जो बनता है, इसको आप पीछे ला सकते हो ऐसे, और ये थीटा होता है, तो इसका जो स्लोप होता है tan थीटा जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, वो बच्चों क्या होगा m यानी कितना k। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी ये ध्यान रखना है, सेकंड ऑर्डर का ग्राफ होता है इस तरह का। इसका t आप निकालेंगे, t आप मतलब x की वैल्यू जब क्या पुट करेंगे, a/2 पुट करेंगे, तो ये k into a आएगा 1/A। तो k into 1/A जब आएगा, तो अगर a के साथ t हाफ का ग्राफ करेंगे, तो ये बच्चों किस तरह का ग्राफ आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या था, इंडिपेंडेंट था, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। तो अलग अलग ग्राफ को देखकर भी हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर की बात करें, ठीक वैसा ही क्वेश्चन जैसा जीरो फर्स्ट में लिया, एक क्वेश्चन इसमें लिया मैंने, the second order reaction is completed 40% in 10 minutes, then find the T90। क्यूरेटरी मेथड से नहीं करते ना, कई बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे कर देते हैं कि 40% कंप्लीट होती है 10 मिनट में और एक 90, नो, ऐसे नहीं करना है। जो भी ऑर्डर रिएक्शन आए उसका आप K का फॉर्मूला लिखो, दैट इज X/T A into A minus X, और इससे K निकालो फर्स्ट डेटा से, कितना परसेंट है 40%, T कितना दिया हुआ बच्चों 10 मिनट, A कितना लेना है आपको 100, और 100 minus 40 यानी 60 आ जाएगा। तो बच्चों ये आया 40 अपॉन, ये कितना हो गया 60, और 60 के आगे 1 2 3 0 लगा दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, तो 1/1500 आ गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि नाउ फाइंड द T90 by using this, again same formula, this time use K here, so what is X 90, what is K, तो यहां 1 आएगा, 1500 ऊपर चला गया, ये 100 आ गया, ये 100 minus 90 10 हो गया। तो बच्चों देखो 10 और ये 2 जीरो, तो 3 जीरोस कैंसिल हो गए हैं, तो अब अपने पास 15 into 9 बच गया केवल, इट इज 15 into 9 मे बी 135 मिनट। यहाँ ऑप्शन ढूंढिए, फर्स्ट ऑप्शन इज 135 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑर्डर का के यूज करेंगे, जीरो ऑर्डर में आता है जीरो ऑर्डर का के यूज करेंगे, और उस के को कैलकुलेट करके उसको यूज करेंगे टी कैलकुलेट करने में। सारे क्वेश्चन एक ही तरह से, ठीक है। फाइनली हम कहते हैं कि अब सब ऑर्डर हो गए भाई, लेकिन nth ऑर्डर की बात करें, अगर ऐसा हो जाए कि nth ऑर्डर के लिए बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला बनाया है मैंने, और उसका टी हाफ का ये पहले बता चुका हूं मैं, ये होता है, ये बस किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन से ऑर्डर पे नहीं अप्लाई होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए नहीं होगा, बाकी सबके लिए होगा। देखो 2 के लिए अप्लाई करके देख लो, 2 - 1 1 हो गया, 2 - 1 1, ये भी 1 हटा दो, तो a - x तो प्लस x हो गया, तो x/A into A - x, और यहाँ t आ गया, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा
k इक्वल्स टू x अपॉन t इंटू a इंटू a माइनस एक्स। जीरो के लिए करेंगे तो वही x बाई टी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला सब पे एप्लीकेबल है और इस तरह से आप nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है कैसा भी आता है सब काम करें। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट और दूसरा टॉपिक आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों टॉपिक हमें अच्छे से कंप्लीट करने हैं इसमें, बस उस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको लगना है। रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली वैसे तो टेम्परेचर ही अफेक्ट करता है, लेकिन दो फैक्टर और लिए गए। एक तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, लिखा है ना कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट अफेक्ट करता है, तो अपने को कहना है यस। कैसे देखो बच्चों, जैसे NO का कंबशन कराता है NO और एक CO का कंबशन कराता है, रिएक्शन देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रही है। देखिए इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करता रेट कांस्टेंट, तो K1 इक्वल्स टू K2 होना चाहिए था। तो लेकिन फर्स्ट थिंग ये बता दूं, द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ K1 इज नॉट इक्वल्स टू K2। अब देखिए CO में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसका कंबशन इजी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन जो होगी वो थोड़ी फास्ट होगी, तो K1 क्या होगा, ग्रेटर देन K2 होगा, क्योंकि इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ज्यादा चाहिएगी। तो ये इससे मतलब नहीं, हमें बस इतना पता है कि K1 इज नॉट इक्वल टू K2। इट मींस नेचर ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड्स रेट कांस्टेंट डिपेंड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए मेन फैक्टर यही है, बस दिस इज द ओनली फैक्टर, टेम्परेचर। मान लो T1 T2 टेम्परेचर लिया गया है, टेकिंग लॉग ऑफ आर्नियस इक्वेशन करके फाइनली ये सब निकाला हुआ है, ठीक है। तो आर्नियस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन हमने पढ़ी होगी, K रेट कांस्टेंट है, A क्या चीज है, फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, आगे बताएंगे। और ये क्या चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो किसी भी रिएक्टेंट को गेट करनी होती है टू कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो लॉग लिया इसका, तो लॉग A आ गया माइनस E अपॉन 3.0303, ये अनयूजुअल एक और जीरो लगा दिया। बाद में अलग अलग टेम्परेचर पे लिया तो ये आ गया। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, तीन फॉर्मूलाज हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन सबको अपने को देखना है इसमें। तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना ही आता है जनरली। एक ये देखिए इसका ग्राफ बहुत पॉपुलर है, लॉग K और 1/T में। ये log K को हमने y मान लिया, इसको C मान लिया, और ये mx का ग्राफ है। तो यहां देखिए नेगेटिव स्लोप का ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा जिसका स्लोप क्या होगा, अगर 1/t के साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका स्लोप होगा नेगेटिव EA अपॉन 2.303 r। ध्यान देना बच्चे, स्लोप क्या होगा, माइनस EA अपॉन 2.303 r। अगर यहां पर थोड़ा सा अवेयर है ना, इस log K की बजाय क्या आता है, कई बार ऐसा लिखा जाता है ln K। ln K का मतलब होता है log जिसका बेस क्या है, E बेस है, और ये नहीं लिखा जाता है इसका मतलब 10 बेस होता है। तो फिर इसका स्लोप जो होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन R होगा। 2.303 तभी आता है जब log 10 बेस करना होता है, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन है जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्नियस इक्वेशन बोलते हैं। कैसे होती है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अभी देखिए। उसके बाद देखिए कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है। कैटलिस्ट जो होता है, तो आप देखिए पहले आप ले लीजिए K1, ये विदाउट कैटलिस्ट है, AE माइनस EA अपॉन R। अब देखिए K2, अब हमने क्या किया है, यूजिंग कैटलिस्ट यूज किया तो K2 हो जाएगा, A तो वही रहेगा, और ये माइनस EA अपॉन RT, EA2 कह दो बच्चों, इसको EA बन गया। तो अगर आप K2 बाई K1 करते हैं तो यहां पर क्या आता है, AE माइनस EA2 अपॉन RT, और नीचे आ गया AE माइनस EA1 अपॉन RT। A से A कैंसिल हो गया, E की पावर देखो बच्चे, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो क्या EA1 माइनस EA2 हो गया, तब तो प्लस में आएगा। लेकिन अगर हमें माइनस में ही रखना हो और यहाँ पर डेल्टा E अपॉन RT करना हो तो ये रिलेशन आ गया, तो K2 बाई K1 इक्वल्स टू व्हाट, E रेज़ टू द पावर डेल्टा E अपॉन RT। मतलब क्या चेंज आया है वो लेना है।
तो यहाँ डेल्टा ई इनका चेंज होगा, माइनस लिया है तो ये क्या होगा EA2 माइनस EA1, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए और इससे लेकर चेंज को कैलकुलेट करिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि K1 पर एक्टिवेशन एनर्जी ये है, K2 पर एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई, तो आप बताइए कैटलिस्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो आप उससे डेल्टा ई या जो भी चीज कैलकुलेट करनी होगी वो सब कैलकुलेट करें। ओके, 3 क्वेश्चन जो आरएनएस क्वेश्चन इक्वेशन पे जनरली आते हैं वो लिए मैंने पहले। Na2P फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखो K इक्वल्स टू हमें कौन सी इक्वेशन पता है, माइनस EA/RT। इस रिएक्शन को देखिए बिल्कुल रिजेंबल कर रही है, तो कंपेयर करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज की है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं K की वैल्यू A के इक्वल कब होगी, ये क्वेश्चन बनते हैं ये भी सब, कब, व्हेन टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 1/इनफाइनाइट 0 आएगा तो ये हट जाएगा, तो K A के इक्वल हो जाएगा। और वैसे ये हमेशा सही होता है, यूनिट ऑफ A क्या होगी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिट ऑफ K। A की यूनिट जो होगी वो K की यूनिट के क्या होगी बच्चों, हमेशा इक्वल होगी, राइट। तो वो ये आपको दो बातें मैंने बता दी है कि टेम्परेचर इनफाइनाइट हो तब तो K A के जस्ट इक्वल ही हो जाएगा, नहीं तो यूनिट तो हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी जब आपको A की यूनिट लिखनी होगी तो वही यूनिट लिखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की होती है, सेकंड इनवर्स। सॉरी, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A एंड E? तो यहाँ देखो बच्चों, इसको इससे कंपेयर करिए तो A कितना हो गया 2 × 10⁻³ और यूनिट लगा दी सेकंड इनवर्स, सिंपल, ये वैल्यू इस A के कम। अब देखिए माइनस EA/RT, यहाँ E की पावर -2000/RT, तो यहाँ देखो बच्चों ये 2000 तो वैल्यू दे रखी है, माइनस तो वही है, 1/T वही है, तो यहाँ पर गलती क्या हो जाती है बच्चे, ये लिख देते हैं सिर्फ, नो इट इज EA/R, प्रॉपरली कंपेयर करिए। ठीक है, सो व्हाट इज EA, 2000R, R की वैल्यू अगर कैलोरी में है तो 2, कैलोरी में इसलिए ले रहा हूँ इजी से है ना एकदम, और जूल में लेना है तो 2 पॉइंट, ये कितना था 2000 था ना, इनटू कितना कर देंगे 8.314 कर देंगे, तो जूल में आ जाएगी, किलो जूल में आ जाएगी, किलो कैलोरी में आ जाएगी, जिसमें भी चाहेंगे आ जाएगी। और यूनिट आपको पता ही होती है, जूल पर मोल होती है, जूल पर मोल इसकी यूनिट है। सेकंड क्वेश्चन है, सेम रिएक्शन सेम ऑर्डर, log K इक्वल टू 14.60 माइनस 2000/T, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ A? अगेन आरएनएस इक्वेशन दे रखी है तो कंपेयर किससे करना है, हम क्या जानते हैं log K, हम ये जानते हैं log K इक्वल टू व्हाट, log K माइनस EA/2.303RT। कंपेयर करिए, कंपेयर करने से हमें पता लगा कि हमारा जो log A है विच इज इक्वल टू 14.60, log A equals to 14.60, then how can we calculate A? By taking antilog both side, तो antilog लिया उसका 14.60। याद रखो बच्चों, आपने log का वीडियो देख लिया होगा ना, एम फॉर एम्स में log का वीडियो जाकर देखिए और सारे log की प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मेरा वीडियो है उसमें, आप बहुत अच्छे से सब चीज सीख सकते हैं। तो पावर देखिए 10 की पावर 14, जो डेसिमल से पहले होता है एंटीलॉग में हमेशा पावर में चला जाता है। अब 0.60 किसकी वैल्यू है, तो 0.60 होती है 4 की वैल्यू, तो बेटा आएगा 4 into दिस, और आंसर वही सेकंड इनवर्स, ये तो याद है। अब कंपैरिजन करना है, माइनस माइनस 1/T, T हटा दो बस खाली, तो जो पार्ट कौन सा बच गया, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया बच्चों, EA/2.303R equals to what, 2000, so EA equal 2000 into 2.303, ये R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 लेते हैं तो कैलोरी हो जाती है, तो ये आंसर निकाल लेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस कांस्टेंट जो दूसरा वाला कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, या उसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा एक और क्वेश्चन आता है, ये सेम है वही, द रेट बिकम्स डबल if the temperature is increases from 300 to 310 Kelvin, टेम्परेचर इतना बढ़ाया 10 केल्विन तो रेट डबल हो गई, उसने कहा है। तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला होगा जब आपको क्या निकालना हो, ये निकालना है log K2/K1 EA/2.303R then T2 minus T1 upon T1 into T2
तो देखिए बेटा रेट डबल होने का मतलब रेट कांस्टेंट डबल हो गया, R2 by R1 ले लो या K2 by K1 ऐसे आए। दिस इज EA 2.303, R की वैल्यू लेंगे 8.314, 310 minus 300 अपॉन 300 into 310। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है। 2.303, 8.314, 300, 310 अपॉन 10 और log 10 की log 2 की वैल्यू होती है 0.30। इन सब वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आंसर आएगा समथिंग, चेक कर लेना आप किलो जूल पर। आपको मैं बता दूं 50 से 60 के बीच का एक ही आंसर दिया होगा और वही लगाना होगा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता 300 से 320 कर दिया तो रेट 2 टाइम नहीं होती, रेट कितनी होती थी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स होती थी, यहाँ 4/1 आता, log 4 की वैल्यू 0.60 लिखते तो वो ऑटोमेटिकली उसी रेंज में आएगा आंसर। 50 से 60 किलो जूल के बीच में आंसर आता है तो उसमें से एक ही ऑप्शन दिया होगा, उसको आपको टिक कर देना है। समझ में आ गया? तो ये आर्नियस इक्वेशन पे बेस्ड इस तरह से क्वेश्चंस थे। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, देखो कोलिजन थ्योरी दी हुई थी एक। कोलिजन थ्योरी का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल किस तरह से कोलाइड करता है, तो उनकी सारी कोलिजन जो होती है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होती। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए दे हैव रिक्वायर्ड सम बैरियर्स लाइक एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। तो आप देखिए आर्नियस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स to produce product, two barriers, energy barrier and orientation barrier are to be cleared। ये जरूरी है। एनर्जी बैरियर का मतलब है कि रिएक्टेंट मस्ट हैव सम ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही ओरिएंटेशन का मतलब होगा दे मस्ट हैव ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओके, जैसे कुछ वर्ड सुनिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेट, जो अभी हमने ए लिया हुआ था, ये क्या होती है? द नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, जो ए था वही है ये। ठीक है, और इफेक्टिव कोलिजन्स, एवरी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होती है, तो कोलिजन्स आर इफेक्टिव कौन सी वाली होती है? जो क्या करती है? प्रोडक्ट बनाती है। जिन कोलिजन्स के बेस पे प्रोडक्ट बनते हैं वो इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी बैरियर, इसमें दो वर्ड है देखिए, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक एक्टिवेशन एनर्जी। मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा, उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो क्या है कि नेट अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी जितना रिएक्टेंट को के पास होनी चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट। और एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक एवरेज एनर्जी सबके पास होती है, उसके बाद जितनी गेट करनी होती है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी आपको ग्राफ से ज्यादा अच्छा समझना है। ये देखिए मैंने एक ग्राफ एंडोथर्मिक के लिए बनाया है आपके लिए, एक एक्सोथर्मिक के लिए। तो देखो बताओ, ये देख लो पहले, ये एनर्जी और ये रिएक्शन चल रही है। तो ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऐसे, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये इनको इतनी एनर्जी क्या करनी होती है गेट। ये थोड़ा सा ग्राफ प्रॉपर नहीं बनाया बच्चों, इसमें उन्होंने गड़बड़ कर दिया, बताता हूँ आपको। एक्चुअली ये पूरा लेना पड़ेगा आपको। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, समझ गए? और ये वाली वैल्यू जो है ये इतना, दैट इज व्हाट? डेल्टा एच। क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है? बहुत क्लियर है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, तो हो गया डेल्टा एच। और ये जो जितनी एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए, वो थी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और एक बात बताता हूं सॉरी, ये रिएक्शन की जो एनर्जी होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी प्लस ये बच्चों यहां से लेकर यहां तक कौन सी होती है? एवरेज एनर्जी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो ई थ्रेशोल्ड जो होती है वो ई एवरेज, जितनी एवरेज एनर्जी है रिएक्टेंट के पास प्लस जो गेट करनी होती है एक्टिवेशन, उसके टोटल के साथ। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अदर देन एवरेज एनर्जी व्हिच मस्ट बी रिक्वायर्ड रिएक्टेंट टू गेट इफेक्टिव कोलिजन और टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो समझ में आ गया सब कुछ? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये एवरेज एनर्जी है रिएक्टेंट्स की, ये डेल्टा एच है और ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो बच्चों ये एनर्जी कौन सी हो गई? दिस इज आल्सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट को जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा
उसके लिए ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्सोथर्मिक में होगा तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस क्या करेंगे बच्चों, रिएक्टेंट की, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो डेल्टा एच यहाँ पर है नेगेटिव, और यहाँ पर ये डेल्टा एच जो था वो क्या था, पॉजिटिव। आप सीधा से देखिए, रिएक्टेंट से ऊपर अगर प्रोडक्ट है तब तो एंडोथर्मिक, रिएक्टेंट से नीचे आ जाता है तो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। सब कुछ वही बात है, और ये ई थ्रेशोल्ड वही सेम है, सब कुछ वही है। ओके, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ से लेकर कहाँ तक। ओके, तो इस ग्राफ से दोनों से पूरी बात समझ में आ गई आपको कि किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी होती है, किस तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा नहीं है कि ग्राफ पूछेगा आपसे, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 4-5 क्वेश्चन मैंने बनाए आपके लिए। देखो, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द ट्रू रिलेशन मे बी। देखिए, आपको कंपटीशन में जब भी आता है फटाफट एक ग्राफ ड्रॉ करके देखना है, ये एक्सोथर्मिक, मतलब रिएक्टेंट से नीचे आएगा वो कौन सा ग्राफ होगा, एक्सोथर्मिक। और इसमें आप क्या देखेंगे, ये है और ये क्या है बच्चों, डेल्टा एच। आप देखो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो समटाइम दिस ई मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वन, समटाइम अगर ये यहीं तक है तो ये ज्यादा हो गया, ये और नीचे आ गया तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन। तो इसमें अपन क्या कह देंगे, ये सभी सही हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, और लेस देन भी हो सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। लेकिन एंडो के लिए नहीं ऐसा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द ट्रू रिलेशन इज, ये आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। एंडोथर्मिक में आप क्या करेंगे, इस ग्राफ को आप थोड़ा ऊपर तक रख देंगे, तो बच्चों ये हमेशा क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और ये क्या होगी, डेल्टा एच। अब आप देखिए ये डेल्टा एच जो है हमेशा ही क्या होगा, ई से लेस होगा, तो ई मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। आप कैसा भी ग्राफ बनाएंगे, कोई सोचेगा बच्चों कि मैं तो ऐसे ही बना दूंगा बिल्कुल, तो भी देखो ये ई और ये क्या है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल द पॉसिबिलिटीज कैन बी। ठीक है, ये बहुत अच्छा वाला, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन। ई गिवन है 100 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच गिवन है +60, और क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इस रिवर्स रिएक्शन इज। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई कैलकुलेशन से नहीं करने, प्लस माइनस नहीं करने, आपको ग्राफ ड्रॉ करके करने हैं, ताकि मिस्टेक नहीं होगी बच्चों, नहीं तो माइनस के चक्कर में फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए ये प्लस दे रखा है डेल्टा एच, इसका मतलब आपको ऐसा कुछ करना है, ये रिएक्टेंट और ये क्या, प्रोडक्ट, बस। ये कितनी दे रखी है बच्चों, 100, और ये डेल्टा एच कितना दे रखा है, 60, और ये कौन सी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है कौन सी रिएक्शन की, बैकवर्ड की। तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 किलो। टोटल एनर्जी ये थी रिएक्शन की, ये डेल्टा एच था, ये बैकवर्ड की है, तो ये क्या होगा, सम है, ये प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो 100 में से 60 सब्ट्रैक्ट करिए, 40 होगा। यही क्वेश्चन अगर एक्सोथर्मिक के लिए आता है, देखो ये डेल्टा एच माइनस लिख रखा है, तो बच्चों क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट और आपको यहां करना है, यानी ये कितना दे रखा है, 100। अब इसमें गलती की पूरी पॉसिबिलिटी है, ये बच्चों डेल्टा एच है, तो बच्चा क्या करता है, यहां पर नोट क्या कर देता है, -60। वो यहां देखता है डेल्टा एच -60 है, तो यहां लिख देता है। और ये एनर्जी जो होती है टोटल क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है कौन सी, रिवर्स रिएक्शन की, बैकवर्ड रिएक्शन की। तो बच्चों 100 प्लस करके भी वो बच्चा क्या कर देगा, गलती कर देगा, 100 प्लस -60 कर देगा, तो वो सिर्फ आंसर वापस 40 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जबकि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्योंकि यहां पर ये माइनस नहीं लगाना है आपको, क्योंकि माइनस साइन जस्ट इंडिकेटिंग दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन में हीट तो 60 किलो जूल जो है वो रिलीज हुई है, तो 100 और 60 160 चाहिए अपने को, तो इस वाला आंसर ये होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था ग्राफ बनाकर करना है, कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं काम करना है। ओके, दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। देखिए एक फैक्टर मैंने बताया एनर्जी बैरियर, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी या हमने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी होनी चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, फिर भी कोलिजन, फिर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। इट मींस द ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन इज नॉट प्रॉपर। रिएक्टेंट का जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं अपन, ये तो खैर मॉलिक्यूल का समझाया, जैसे ये इफेक्टिव
एक हेड ऑन कोलिजन है तो प्रॉपर होता है, जबकि अगर इस तरह से डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होंगे तो ये कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये तो नॉर्मल बता दिया, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज ये दो कार्स हैं ए और बी, एक कार आगे चल रही होती है, एक कार उसके पीछे जा रही होती है। आगे वाली चल रही है, पीछे वाली चल रही है, दोनों। एक हेडलाइट वाल सॉरी ट्रैफिक लाइट आती है, ट्रैफिक लाइट आते ही आगे वाली कार ने ब्रेक लगाया और पीछे वाली कार उतना इफेक्टिवली ब्रेक नहीं लगा पाई, तो इनमें क्या होता है, इसकी कार पीछे टकराती है उसके, तो इसकी हेडलाइट को और उसकी टेल लाइट को क्या होता है, थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन दिस इफेक्ट कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव कोलिजन। इसमें छोटा सा झगड़ा होता है, फिल्मों में देखा है ना आपने, हीरो बाहर आता है, हीरोइन बाहर आती है, फिर वो जो भी पैसे वाला होता है वो पैसे मारता है कि ये ले, ऐसा होता है ना। तो वो कोलिजन है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, क्योंकि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, छोटा मोटा गाड़ी को नुकसान हुआ है तो वो कवर हो जाता है। तो ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था कोलिजन का, इसका मतलब। दूसरा एक और कोलिजन, सेकंड एग्जांपल लीजिए, ये कार ए और ये कार बी। ये आप याद करिए, जो पुरानी मूवीज होती थी, आप सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को जानते होंगे, उनकी मूवी होती थी अमजद खान और वो बड़े बड़े विलेन होते थे। लास्ट में जो क्लाइमैक्स में आप 15 मिनट में वो जो वहां पे जाया करते थे जहां माँ को बांधा हुआ होता था, याद है ना। तो ऐसे वहां पे ले जाना होता था, वहीं वो 15 मिनट वही इधर कभी इसके हाथ में बाजी, कभी इधर, ऐसे चलती रहती थी। तो वहां पर एक गाड़ी चलती रहती थी हीरो की, और जो विलन पूरी कोशिश करता था कि ये वहां नहीं जा पाए, तो वो उसको ऐसे टक्कर मारते थे। देखो फिएट कार चल रही होती थी, याद है ना, तो ऐसे टक्कर देते थे, तो कभी वो गेट टूट जाता था, फिर वो आगे चल जाती थी, फिर थोड़ा और, फिर लास्ट में एक टायर बच जाता तो हीरो ऐसे टेढ़ी, तो हीरो है भाई, वो तो चला सकता है। तो वो सब करते, फाइनली वो वहां तक पहुंच जाते थे जहां तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे वो। तो ये कोलिजन भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन तो एक ही बहुत होती है ना। तो ये कोलिजन भी उस कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है अभी भी। थर्ड एंड फाइनल, एक कार इस साइड से आ रही है, एक कार इस साइड से आ रही है, ए और बी। सपोज ये आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर और ये आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर। जब ये कोलाइड करती है तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, फिजिक्स में पढ़ा ना आपने, डबल हो जाती है, 180। तो वो पहले डिसाइड करते हैं, रुको स्पीड को ऐड कर लेते हैं, और फिर वो होती है, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। और इसमें ओरिएंटेशन बिल्कुल प्रॉपर है। इसके बाद क्या होता है, वो गॉड डिसाइड करता है, ठीक है ना, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो ये वो कोलिजन है जो इफेक्टिव। तो इस तरह से ये क्या है, हेड ऑन कोलिजन मोस्ट इफेक्टिव ओरिएंटेशन माना गया है। तो ऐसे आप केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो SN2 रिएक्शन होती है, आपको याद हो, SN2 रिएक्शन में OH माइनस अगर हैलाइड पे अटैक करे तो बैक साइड से अटैक करता है। अगर वो बैक साइड से अटैक नहीं कराओगे तो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है, तो वो रिएक्शन नहीं होती है। तो ओरिएंटेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट अलोंग विद एनर्जी बैरियर, ये अपने को ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद देखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक तो पढ़ रहे थे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग के रेट कांस्टेंट, जिसमें सिर्फ एक टेम्परेचर आया है। कई बार ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा दी गई है, रेट कांस्टेंट क्या फर्क पड़ेगा, हम कहेंगे नो इफेक्ट, बिकॉज ओनली टेम्परेचर अफेक्ट या कैटलिस्ट अफेक्ट रेट कांस्टेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन तो हम क्या कहेंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन। बस सिर्फ क्या है, N क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बस N जीरो ऑर्डर होगा तो कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी, बाकी सभी कंसंट्रेशन की डायरेक्टली। प्रेशर के भी क्या हो सकता है, ऐसा ही होता है, एक तो क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और रिएक्शन मस्ट भी कैसा, गैसियस रिएक्शन होना चाहिए, तब ये वाला इंपैक्ट होगा। सरफेस एरिया, कोई भी सॉलिड होता है उसका सरफेस एरिया की क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, जैसे आप एक नमक का बड़ा क्रिस्टल ले लीजिए, इतना बड़ा, पुराने जमाने में नमक आया करते थे, या आजकल जो रॉक सॉल्ट बिक रहा होता है देखते हो आप, ठीक है ना। आजकल कह रहे हैं ना कि नॉर्मल सॉल्ट में सोडियम वगैरह, ये BP वगैरह इनमें नुकसान करते हैं, तो आजकल रॉक सॉल्ट का चलन आया है। तो वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उस पत्थर को, इतने बड़े टुकड़े को आप पानी में डिजोल्व करिए, टाइम लेगा, जबकि उसको बारीक पाउडर बना दीजिए, उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, यानी फाइनली डिवाइडेड कर दिया उसको, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो उसकी सोलिबिलिटी क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। एक फैक्टर है लाइट। लाइट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वापस लिया, वो थोड़ा वहां से हटा दीजिए। लाइट में क्या होगा, बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, और केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे अपन नॉर्मली बात करें तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी थी, ऐसे ऐसे हो गया, मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं अपन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, तब भी क्या होता है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है।
मैनी अदर रिएक्शंस लाइक बायो की एक रिएक्शन जो होती है आपकी फोटोसिंथेसिस है, दिस इज आल्सो हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट में आप ध्यान रख लेना R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है C इंटू आई। कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, साथ में इंटेंसिटी ऑफ लाइट की भी क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये लाइट के ऊपर भी बहुत सारी रिएक्शंस क्या करती हैं डिपेंड करती है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसमें एक वर्ड आएगा क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या होता है 5 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, और ये क्या चीज है नंबर ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब। सिंपल रिएक्शन के लिए जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है, फॉर सिंपल रिएक्शन 5 क्या होता है 1, आइंस्टाइन ने बताया था 5 1 होता है। लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आजकल ध्यान रखना, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस 5 में भी फार ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक फोटोन एब्सॉर्ब करके बहुत सारे स्टेप होते हैं तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, ये आया। एक वर्ड आता है फोटोसेंसिटाइजर्स। फोटोसेंसिटाइजर्स क्या होता है, समटाइम क्या होता है कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली सनलाइट को एब्सॉर्ब करके रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, तो वो रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन फोटोसेंसिटाइजर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं सनलाइट को या कोई भी लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, they get activated and they transfer their activation to reactants, then reactant can initiate the reaction। तो रिएक्शन के इनिशिएटर्स होते हैं बेसिकली, तो उनको बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजर्स। पहले आया हुआ एक बार एक क्वेश्चन भी, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इम्पैक्ट अपन ने के पर भी देखा था और इस पे भी देख रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि एक जनरल आइडिया ये माना जाता है कि रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो रेट जो होती है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो एक रेट कांस्टेंट होता है जो के टी प्लस 10 अपॉन के टी का रेशियो होता है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऐसा। और ये वैल्यू जो होती है अप्रोक्स 2 से 3 होती है। इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों ये समझाया है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कॉफिशिएंट मैंने दिया के टी प्लस 10 अपॉन के टी, यानी 10 केल्विन के डिफरेंस से रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है वही होता है, और इसकी वैल्यू जनरली 2 to 3 होती है। व्हाट डज इट मीन, इट मींस if temperature coefficient is 2 then rate of reaction becomes double by increasing the temperature by 10 degree. If it is 3 then it means if we increase the temperature by 10 degree then rate reaction become triple, ऐसा मतलब है। ठीक है, कोई एक दो रिएक्शन ऐसी भी होगी NO+O2 जैसे NO2 है, तो ऐसी रिएक्शंस में टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव भी होता है, 1 से लेस होता है, तो उन रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है कम भी हो जाती है, तो वो कम है रिएक्शन ऐसे। टेम्परेचर के इम्पैक्ट को समझाने के लिए देखिए बच्चों फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को वही मतलब है ये होता है e raised to the power minus e upon RT, राइट, ये एनर्जी है। तो ये T1 टेम्परेचर पर ये है और ये इतना था बच्चों, ये सेटेड एरिया जो है ये था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैज मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मिनिमम एनर्जी है जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बदलते हैं। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सेटेड एरिया बढ़ गया, देखिए अब यहाँ पर देखिए ये एरिया इतना सारा हो गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी। क्या किया उन्होंने, टेम्परेचर लेकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके कोलिजन बढ़ते हैं, कोलिजन से फिर क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये वो पार्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसको थ्रू आपको बताया गया है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो के का फॉर्मूला यही होता है A इंटू ई। तो के में देखो ये तो क्या चीज है कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी है। तो ये मान लो 100 है, ये इसका पार्ट करेंगे तो ये 40% को करेंगे तो भी के जो होगा उस तरह से बढ़ जाएगा। तो जितने ज्यादा रिएक्टेंट एक्टिव होते जाएंगे उनके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी और वो उतने ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाएंगे। ऐसे एक क्वेश्चन देखिए बहुत बार आता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता था कि रिएक्शन में म्यू टी जो है वो कितना है 2 है, ये लिखा होता तो भी इसका मतलब यही होता कि 10 डिग्री बढ़ाने पर डबल हो जाएगी। अब आगे देखिए व्हाट विल हैपन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 60 to 120, कितने का गैप है 60 डिग्री बढ़ाया था, एवरी 10 डिग्री राइज विल मेक रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स। तो आप वैसे भी कर सकते थे 10 से 2 टाइम, 20 से 4 टाइम, 30 से 6 टाइम, 6 टाइम,
8 टाइम, यही करना है, समझ में आया? 2 4 8 16 32 64 डबल करते जाना है ऐसे। और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है इसकी पावर क्या कर देंगे डेल्टा टी बाई 10 और इक्वल्स टू व्हाट R2 बाई R, ये बेस्ट है। तो जितना 10 डिग्री का रेट जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है 2 और डेल्टा टी कितना है 60 बाई 10, यानी यू कैन से 2 रेज टू द पावर 6। अब 2 की पावर 6 क्या हो गया 2 4 8 16 32 और कितना 64, ये हो गया 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6, तो हम करेंगे 64। तो ये बेटा क्या हो गया R2 इज व्हाट 64 R1। और वैसे भी देख सकते थे आप, तो नॉर्मली टेम्परेचर कोएफिशिएंट का एक क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है। लास्ट फैक्टर है कैटलिस्ट, और एक वर्ड आया एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मैं आपको बताता हूं R इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही क्या होंगे कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अब आया बात कैटलिस्ट, तो उसी ग्राफ को देखिए बच्चों, ये एक पोटेंशियल एनर्जी और कोऑर्डिनेशन का ग्राफ था। तो ये एक इतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जैसे ये वाली, ठीक। शुरू में आपको कितनी एनर्जी चाहिए थी बच्चों, ये एनर्जी चाहिए, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या किया, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया आपने, कैटलिस्ट ने क्या करा पाथ बदल दिया या एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम कर दी। तो अब हमें बच्चों कितनी, यहां से यहां तक, यानी ये वाली दर की ये डैश चाहिए। तो अब कम एनर्जी चाहिए, तो ये जिनके पास इतनी एनर्जी थी सबके सब किसमें बदल पाएंगे प्रोडक्ट में। पहले यहां तक जाना जरूरी था, लेकिन अब सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनके पास इनके बीच की एनर्जी दे कैन आल्सो कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो वी कैन से मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट हमेशा क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देते हैं या पाथ को चेंज कर देते हैं, जिससे कि इजीली ज्यादा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो पाते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ये, अब इस तरह का क्वेश्चन है, वैसे ये जनरली आते नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें ऑफ बीट होती है, थोड़ी सी मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये वाला बताऊंगा, और एक तो क्वेश्चन छोटे छोटे और हैं जो टाइप नहीं हो पाए, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या कि उनको कैसे करना है। देखो बच्चों, एक आता है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन T half of a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या होता है, देखो बच्चों, T हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन की। हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट हमेशा बढ़ेगा, क्लियर है, ये तो हमेशा ही क्लियर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज करता है, ठीक। के बढ़ेगा तो T हाफ क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। अब यही क्वेश्चन मैं वापस पूछ रहा हूं, अब मैंने क्या करा, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर की जगह क्या लिख दिया मैंने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के टी हाफ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हमारे दिमाग में आता है रेडियो एक्टिव डीके इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिमाग में क्या आता है हम जानते ही है, तो सेम ही होना चाहिए था क्योंकि वो 0.693 अपॉन लेमडा होता है यहाँ। लेकिन आप इसके लिए नोट कर लीजिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो टी हाफ होगा वो बच्चों क्या रहेगा कांस्टेंट होता है, ये फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है किसी पे। जैसे कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड गिवन होता है, ऐसे यूरेनियम होता है उसका हाफ लाइफ पीरियड गिवन होता है, सबके हाफ लाइफ पीरियड फिक्स हैं, जो टेम्परेचर टाइम सर्दी गर्मी इन सब पे किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो फर्क देखो, एक बेसिक डिफरेंस आ गया, फर्स्ट ऑर्डर लिखता है तब तो हम कहेंगे कि डिक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिखता है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कांस्टेंट रहता है, ओके, ये करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बताता हूँ, ये एक रिएक्शन दी हुई है, ये कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो आर होता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लिखना होता है। ये देखो बच्चों, K1 a raised to the power 3 माइनस K2 b raised to the power 3, ऐसे लिखना होता है। इक्विलिब्रियम में यही करते थे, ये लिखकर इक्वल टू 0 कर देते थे, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरह से काम करना होता है।
ये किसी भी रिएक्शन के लिए फॉर द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, K1 a raised to the power 3 minus K2 b raised to the power 2, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें कोई पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस डी बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए बताओ। मैं ये मानता हूँ जेई वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम अवेयर रहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन का। माइनस डी बाई डी टी, तो बच्चों देखो इसमें माइनस डी बाई डी टी करना है मुझे, तो आर तो हमें पता है, इनके आर में क्या रिलेशन था कि 1/3, ये क्या होता था रिलेशन, ये अगर पूछा है तो हमें पता होता था माइनस 1/3 डीए बाई डी टी, ये इक्वल टू होता था किसके, आर के, और यही होता था 1/2 उसके। तो आर की वैल्यू यहां पर किसके इक्वल हो जाएगी, 3r के बस। तो इस फैक्टर को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और यहां भी 3, बस इस तरह से निकाल लें। और अगर पूछेगा कि फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो वो क्या हो जाता, प्लस db बाई dt, 2r हो जाता। इसी तरीके से आप कुछ भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, रिवर्सिबल का रेट जो फाइनल होता है वो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। ठीक है, ये कुछ फॉलोअप क्वेश्चन दिए मैंने। रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस, ए बी के मोल्स दे रखे हैं 10 लीटर वेसल में इक्विलिब्रियम में, पुराना चैप्टर काम आएगा, तो आप इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, केसी निकालना पड़ेगा। फिर रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपको पूछा है, तो आपको याद आना चाहिए इक्विलिब्रियम का केसी जो होता था वो क्या होता था, KF अपॉन KB। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड इन बिटवीन लॉग के कौन सा देखिए ln है और 1/t, तो स्लोप बताना है, बताइए आप। कोलिजन अमंग्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल बी इफेक्टिव, तो ये आपको देखना है कौन सा इफेक्टिव होगा। फॉर द रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रेट कांस्टेंट दे रखे हैं ये, तो टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होगा, इंक्रीज करने पर क्या होगा आपको बताना है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बाय 40 के बढ़ाया तो रिएक्शन क्या हो गई, इंक्रीज बाय 16 टाइम, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताना है। तो आपको वही जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से बात करते हैं। और एक एग्जांपल मैंने जो प्रीवियस लास्ट फॉलोअप का एक क्वेश्चन था कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर, तो मैंने कहा था एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस तो सेकंड ऑर्डर होता है, जबकि एस्टर का कौन सा एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए और मोस्ट ऑफ थिंग्स इसमें आ गई है। और एनसीईआरटी को अच्छे से बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह प्रॉपर्ली देख लीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं बची है हमारी, लेकिन फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज हमारी जो मिल रही है उसके अंदर आप काम करते रहिए और आप प्रोमो कोड डालिए CHEM25, तो आपको 25% या उससे ज्यादा भी % डिस्काउंट मिल सकते हैं। और उनको बेसिक चीज वो नहीं है, बहुत नॉमिनल प्राइसेस हैं, आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट आपके पास और कहीं अवेलेबल है तो आप उस तरह से टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट देना ही जरूरी है। कोई चैप्टर करने के बाद अगर आप टेस्ट देंगे और अपने टाइमिंग को सेट करके, तो आपको ये पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये बेटा आपको करते रहना है। थैंक यू वेरी मच।